हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग PCS मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो या फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यह आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो निरंतर चलते रहेंगे जब आपके एग्जाम तक। मार्केट में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के या विभिन्न पब्लिकेशंस के जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं या फिर जो आने वाले हैं उनको प्रॉपर कवर कराया जाएगा, चाहे वो सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के हो, सेकेंड हिंदी के हो या फिर आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैगजीन है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नाहरान, नौदा टोली, खैराडी या फिर सोगौरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नौदा टोली। यह आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि नाहरान, खैराडी और सोगौरा ये सभी ताम्रपाषाणिक स्थल आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ ही जो प्रयोग की जो विशेषताएं वाली प्राचीन संस्कृति थी, जिस समय तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, उसे ताम्र संस्कृति या ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें नौदा टोली आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नौदा टोली है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभ किया गया था वह नवपाषाण काल में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। और अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो उपजाया गया था वह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें आपके प्राचीनतम कृषि गेहूं के साक्ष्य, जिसमें उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर चावल के जो साक्ष्य हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले से प्राप्त हुआ है। वहाँ का जो लहुरा देव है, वहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो आपके लगभग 7000 ईस्वी पूर्व जो है पुराना है, ठीक है। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि किया गया था और उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपके संत कबीरनगर के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ स्थल दिए गए हैं और उत्खनन करता दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने, चनहुदड़ों की मैके ने, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा ने और लोथल का RS बिष्ट ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। हड़प्पा की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने और लोथल की खोज की थी RS बिष्ट ने। इसमें अगर अन्य की हम बात करें, चनहुदड़ों की खोज की गई थी किसके द्वारा? चनहुदड़ों जो है, सॉरी सर, इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन ऐसे जो है बहुत गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी यह गलत है, लोथल की खोज RS बिष्ट यह गलत है, पहला चौथा गलत है। मतलब चनहुदड़ों की खोज मैके द्वारा की गई थी और रोपड़ की खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। दूसरा और तीसरा जो है सही है। अगर हम बात करें हड़प्पा की खोज की गई थी आपके दयाराम शाहनी द्वारा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी द्वारा। चनहुदड़ो की मैके द्वारा, रोपड़ की खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और लोथल की खोज की गई थी RS बिष्ट द्वारा, ठीक है। लोथल जो है, लोथल की खोज SR राव द्वारा की गई थी। धौलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? यह इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा का वो कौन सा स्थल है जो हड़प्पा पूर्व की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा बाद की संस्कृति को निरूपित करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा या फिर हुलास। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडा। यह तीनों संस्कृतियों या तीनों सभ्यताओं का नेतृत्व करता है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो या प्राक हड़प्पा हो या फिर हड़प्पा बाद की सभ्यता हो, ठीक है। तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है मांडा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे है, आलमगीरपुर यमुना नदी के तट पे, सुतका गेंडोर दास्क नदी के तट पे और मांडा सिंधु नदी के तट पे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सुतका गेंडोर है वो है आपके दास्क नदी के तट पे,
दायमाबाद की अगर हम बात करें, दायमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर जो आपके उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में स्थित है, यह हिंडन नदी के तट पे है। मांडा जो है, मांडा आपके चिनाब नदी के तट पर है। और सुतका गेंडोर है दासक नदी के तट पे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन तीनों देशों में इसके विस्तार को देखा गया है, या इसके विस्तार की जो है जानकारी प्राप्त हुई है। और इसमें अगर सारतुलई की बात करें तो ये वर्तमान समय में आपके अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नहीं पाया गया है? बैल, हिरन, घोड़ा या फिर गैंडा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। घोड़े का चित्र जो है वो हड़प्पा पशु चित्र, यह जो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नहीं पाया गया है घोड़े का चित्र। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो अश्व प्रधान सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की उपस्थिति का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि बैल, हिरन, गैंडा इनकी उपस्थिति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यही वजह है कि हड़प्पा की जो मुहरें हैं उस पर घोड़े का चित्र जो है नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, जिसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी या गलत है? अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे अंतिम संस्कार, विभिन्न प्राकृतिकों को पाया जाना। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अन्य सभी जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। विभिन्न विद्वानों द्वारा बहुत सी मत दिए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वह बाढ़ और भूकंपों की प्राकृतिक जैसे आपदाएं आई उसकी वजह से इसका पतन हुआ। कुछ का मानना है कि नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, जैसे हड़प्पा जो सिंधु नदी के तट पे बसी थी और नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ का मानना है कि आर्यों के आक्रमण से जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा बहुत से मत दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? वितस्ता, अस्किनी, गोमल या फिर सरस्वती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोमल इसमें शामिल नहीं है। और इसमें जो है अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता में कुल 7 नदियों का जिक्र किया गया, जिसमें सिंधु, उसके बाद वितस्ता जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, अस्किनी जिसे वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, परुसड़ी जिसे वर्तमान में रावी, विपाशा को ब्यास, सतुद्री सतलज और सरस्वती, इन नदियों का वर्णन जो है आपके हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। और गोमल की अगर हम बात करें, गोमल को वर्तमान में गोमती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद अगर हम बात करें, देखिए यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और तैतरीय है। ऋग्वेद का है ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनी और तांड्य है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। तो इन चारों वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? सूर्य को, इंद्र को, वरुण को या फिर विष्णु को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को कृषि का देवता कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व था, अजीतनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और मल्लीनाथ का सिंह। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ का सर्प था। नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो था शंख, अजीतनाथ का हाथी, मल्लीनाथ का कलश, ऋषभदेव का बैल और महावीर स्वामी का सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों जो है इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात दोनों गलत है।
देखिए अगर इसकी हम बात करें, बौद्ध दर्शन के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, इसके बावजूद यह पुनर्जन्म को मानता है। यह मानता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा भी विश्वास नहीं करता है। इसके सामने उस समय एक प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि अगर आप आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म किसका होता है। इस पर इन्होंने वक्तव्य दिया था कि पुनर्जन्म जो होता है वो मनुष्य के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, जो सर्वदा उसी का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चेदी राज्य की जो राजधानी वो सोथिवती थी, अस्मक की राजधानी पोटिली, कंबोज की हाटक और अंग की राजगृह। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग की राजधानी राजगृह। यह विकल्प आपका गलत है। अगर हम महाजनपद काल की बात करें, इसमें जो अंग है, अंग राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। कनिष्क ने, उदयन ने, प्रसेनजीत ने या फिर बिंबिसार ने। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उदयन जो कि आपके हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बहुत गलत से पूछा है, नहीं माना जाता है। ठीक है, नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या फिर उज्जैनी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा। देखिए, मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत, राजनीति शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। और मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन ये सभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मौर्य काल में नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से या फिर मेहरौली चंद्र अभिलेख से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नानाघाट अभिलेख से, जो रानी नागानिका का अभिलेख है, जिसे नानाघाट अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसमें भूमिदान देने का पहला जो है अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए, सातवाहन वंशी सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका, इनके नानाघाट अभिलेख से पता चलता है पहली बार क्या ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमिदान देने का जो वर्णन किया गया है, इसका जो उल्लेख किया गया है वह आपके नानाघाट अभिलेख में ही मिलता है। निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था। चौल बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह या फिर भड़ौच बंदरगाह। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भड़ौच। इसमें क्या पूछ रहे हैं, गुप्तकालीन पश्चिमी तट का बंदरगाह। और गुप्त काल के पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था वो आपके भड़ौच था, जो आपके गुजरात राज्य में स्थित था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तोरमार द्वारा, शाल द्वारा, मिहिरकुल द्वारा या फिर दंती दुर्ग द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में हूण सत्ता का जो संस्थापक है उसे तोरमार को माना जाता है कि तोरमार जो है भारत में हूणों का संस्थापक है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है। दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय या फिर धर्म विजय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे धर्म विजय के नाम से संबोधित किया गया है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उसके राज्य वापस कर दिए थे और इसीलिए इस विजय को धर्म विजय के नाम से जाना जाता है। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज, जैंद्रमीज नाम से संबोधित किया है। सिकंदर को, घनानंद को, अशोक को या फिर चंद्रगुप्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद को। घनानंद को ग्रीकों द्वारा या जो शक शासक थे, ग्रीक लेखक थे, उन्होंने इसे अग्रमीज, जैंद्रमीज के नाम से संबोधित किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है। इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावधान या फिर गार्गी संहिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जो है गुप्तचर प्रणाली का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र जिसकी रचयिता जो है, जिसके लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित किए गए हैं। दोनों का अंकन जो है किसके सिक्के पर मिलता है, चाहे वो संकर्षण वासुदेव का अंकन।
अगाथोवलीज, हुविस्क, चंद्रगुप्त या फिर भागभद्र। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हुविस्क के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव इन दोनों के चित्रों का अंकन मिलता है। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जो 124 ग्रेन का होता था, और हुविस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं को पहली बार उकेरा गया था। और कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं देवी देवता जो उकेरे गए थे, इनका चित्र कुषाण शासकों के सिक्कों पर सबसे ज़्यादा मिलता है, इनका अंकन। और इसमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, संकर्षण, उमा आदि इन सभी का जो है अंकन मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वीरसेन साव ने, हरिशेन ने, वत्स भट्टी ने या फिर कालिदास ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स भट्टी द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई थी। देखिए वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था और इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका की रचना हर्ष द्वारा की गई थी, हर्ष चरित्र की बाणभट्ट ने, सूर्य शतक की रचना मयूर ने और मयूर शतक की रचना जयसेन ने। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मयूर शतक की रचना जयसेन ने, यह विकल्प जो है गलत है। मयूर शतक की अगर हम बात करें, मयूर शतक, सूर्य शतक, इन सब की रचना मयूर ने की थी, ठीक है, न कि जयसेन ने की थी। चाहे वो मयूर शतक हो, सूर्य शतक हो, इन दोनों की रचना मयूर द्वारा की गई थी। अन्य तीनों विकल्प, प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने, सूर्य शतक और मयूर शतक की रचना मयूर ने की थी। निम्न में अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? सुदामा गुफा, लोमहर्ष गुफा, कर चौपाड़, विश्व झोपड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमहर्ष ऋषि। इस गुफा का निर्माण आपके अशोक द्वारा नहीं कराया गया था, जबकि सुदामा झोपड़ी, कर चौपाड़, विश्व झोपड़ी और लोमहर्ष ऋषि यह जो है आपके इसके जो पौत्र थे दशरथ, उनके द्वारा लोमहर्ष ऋषि गुफा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विवीत या फिर हिरण्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलि। देखिए बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, रज्जु भूमि को माप के समय लिए जाने वाला कर था रज्जु, विविध या चारागाह कर था, हिरण्य जो है यह एक कर था जो अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक है, सॉरी, यह हिरण्य जो है एक प्रकार का कर था जो अनाज के रूप में न लेकर के नगद के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो बलि है वह एक प्रकार का कर था। निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? शको तथा पार्थियन ने, कुषाणों ने, शको तथा कुषाणों ने या फिर डेमेट्रियस ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। देखिए शको तथा पार्थियनों ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया था। शको तथा कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपी प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर शीशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी के। देखिए अगर हम बात करें, सोने के सिक्के को निष्क, स्वर्ण या पड़ कहा जाता था। चांदी के जो सिक्के थे उन्हें शतमान कहा जाता था। तांबे के सिक्के को काकिनी और जो करसापड़ था, सोना, चांदी, तांबा, रागी, शीशा आदि विभिन्न धातुओं से निर्मित किया जाता था करसापड़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।